नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास यानी भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यानी पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। माइंड मैप पर आधारित बेस्ड ऑन माइंड मैप पर यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आधुनिक भारत का इतिहास जो महत्वपूर्ण लेक्चर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग और एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें देखें ये इंडेक्स इसका है, इसका पूर्वावलोकन कर लें। इंडेक्स के अंतर्गत तो ये देख सकते हैं इसमें प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं। सारे टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल पर जाकर के यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे जो लेक्चर है प्राचीन भारत पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के जो महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं सारे टॉपिक यहाँ जो हैं सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें तो यहाँ जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे टॉपिक पर जो लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। और जो यह स्वतंत्रता आंदोलन है इसके अंतर्गत जो 3 चरण इसमें हैं, तो प्रथम और द्वितीय चरण पर हम चर्चा कर चुके हैं। तृतीय चरण जो गांधी युग उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में यह चर्चा गांधी युग पर जारी है। इस लेक्चर को उससे आगे की कड़ी में देखते हैं और समझते हैं। पिछले कुछ लेक्चरों में जो हमने चर्चा किया उसका पूर्वावलोकन कर लें तो हमने स्वराज पार्टी गठन 1923 को देख लिया था। यानी यह देखें तो असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद या गांधी जी द्वारा वापस लेने के बाद चौरी चौरा की घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जो गतिविधियां शुरू होती हैं उसमें स्वराज पार्टी का गठन 1923 का था। इस पार्टी का जो है समापन 7 साल बाद यानी 1930 में हो जाता है। इसके बाद इस बीच में यानी गांधी जी का जो देखें पुनः लौटते हैं 6 या 7 साल बाद भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से। तो उस दौरान जो गतिविधियां हैं यानी असहयोग आंदोलन से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच की जो गतिविधियां उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उसमें हमने चर्चा कर लिया था कि 19वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियों में 2 धाराएं थी। पहली धारा पंजाब यूपी बिहार में थी, इसमें विस्तार से चर्चा की। दूसरी धारा बंगाल में थी। तो पहली धारा के अंतर्गत हमने सारी जानकारी दी थी। यानी यहाँ पर जो है SHRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कोरिकांड, इसके बाद SHRA के बारे में विस्तार से चर्चा किया। केंद्रीय विधानसभा बम घटना 8 अप्रैल 1929 और इसके बाद दूसरी जो धारा थी बंगाल में क्रांतिकारी घटना, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसमें चटकाओ शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 की है। इसके अन्य प्रमुख तत्व में भगत सिंह के कथन को हमने देखा था। इसके बाद यहाँ पर जो हमने महत्वपूर्ण चर्चा किया था इसमें सामन कमीशन और सामन कमीशन की सिफारिशें जो 1930 में प्रकाशित की गई थी इसमें महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट को हमने देख लिया है और जिन्ना के जो है 14 सूत्री मांग जो उस पर हमने देख लिया था और गांधी जी की 11 जो प्रमुख मांगे थी उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसके अलावा कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 की प्रमुख बातें क्या रही इसको हमने विस्तार समझ लिया है। इसके अलावा जो प्रथम 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं यानी 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, इसके बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। तृतीय गोल मेज सम्मेलन यहाँ पर है। और इसके अलावा हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रारंभिक चरण उसमें दांडी मार्च जिसको साल्ट मार्च या देखें डांडी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसमें विस्तार चर्चा के लिए सांप्रदायिक निर्णय और सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विस्तार चर्चा कर लिया है। इसके अलावा पुनः समझौता और इसकी मुख्य बातें क्या रही इसमें विस्तार चर्चा कर लिया है। आज के लेक्चर में उससे आगे कड़ी को देखते हैं। तो आज के लेक्चर में देखते हैं गांधी जी द्वारा हरिजनों हेतु उठाए गए प्रमुख कदम को देखते हैं। तो एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजनों हेतु उठाए गए प्रमुख कदम क्या थे। तो सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन गांधी जी ने किया। यानी अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा किया गया। जनवरी 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ गांधी जी ने किया। नोट इसमें महत्वपूर्ण से देखें तो 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यानी 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नेहरू गांधी की समझौता संघर्ष रणनीति से असहमत थे। यानी नेहरू जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की संघर्ष रणनीति से क्या थे, असहमत थे। और गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 तक देखें तो गांधी जी जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि इन्होंने 1934 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने स्वतंत्रता के बाद कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए।
आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, यानी गांधी जी ने दलितों को क्या कहा? हरिजन कहा, यानी गार्ड पीपुल कहा। हरिजन, हरि मीन्स गार्ड, जन पीपुल यानी गार्ड पीपुल किनको कहा? दलितों को कहा। दलित मीन्स यानी जिनको दबाया गया है, यानी वे वर्ग या वे क्लासेज जिनको दबाया गया था समाज में, वे दलित कहलाए और दलित को ही हरिजन कहा गया, यानी गार्ड पीपुल कहा गया, यानी भगवान के लोग कहा गया महात्मा गांधी जी द्वारा। आगे इसमें देखते हैं तो अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूतों को हिंदू समुदाय से बाहर धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे, यानी अंबेडकर जी क्या मानते थे? अछूतों को हिंदू, अछूत मीन्स ही दलित, दलित को हिंदू समुदाय के बाहर धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे। वहीं गांधी जी उन्हें हिंदू समुदाय का अभिन्न मानते थे, यानी महात्मा गांधी जी उन्हें हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग मानते थे, जबकि अंबेडकर जी जो है इनको धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे, हिंदू समुदाय से बाहर। आगे इसमें देखते हैं तो डिस्प्लेस्ड क्लासेज लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, यानी डिस्प्लेस्ड क्लासेज लीग, डिस्प्लेस्ड क्लासेज लीग की देखें तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हरिजन सेवक संघ। और ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से संबंधित है। आगे इसमें देखते हैं तो 7 नवंबर 1933 को 7 नवंबर 1933 को वर्धा से हरिजन यात्रा, यानी हरिजन यात्रा कहाँ शुरू की गई? गुजरात की वर्धा से। जुलाई 1934 तक यात्रा के दौरान हरिजन सेवक संघ हेतु कोष एकत्रित किए गए। हरिजन सेवक संघ क्या है? यही देख सकते हैं, डिस्प्लेस्ड क्लासेस लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। तो यात्रा के दौरान हरिजन सेवक संघ हेतु कोष एकत्रित किए गए थे। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया था कि जो असहयोग आंदोलन था उसके प्रारंभिक चरण के रूप में जो था वो डांडी मार्च या साल्ट मार्च था। और साल्ट मार्च के अंतर्गत देखें तो एक अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर था। अक्सर एग्जाम पूछता है बेब मिलर कौन था, तो अमेरिकी पत्रकार था। एक अमेरिकी पत्रकार धर्षणा नमक सत्याग्रह की रिपोर्टिंग किया था। धर्षणा को हमने देख लिया था, यानी धारासड़ा जो है यहाँ पर 21 अप्रैल 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धर्षणा नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। और एक अमेरिकी पत्रकार मिलर यानी बेब मिलर था ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्य को अत्यंत भयानक बताया था। और हमने देखा था कि पूना समझौता जो होता है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया है। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। पूना समझौता के बाद, यानी पूना समझौता जो होता है उसके बाद वाली गतिविधियों में यही गांधी जी द्वारा हरिजनों हेतु उठाए गए कदमों की चर्चा इसमें हम कर रहे हैं। तो इसमें देखें गांधी जी का हरिजन अभियान एवं जाति संबंधी विचार को इसमें समझ लेते हैं। तो इसमें यह है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना पैक्ट द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को बुरी तरह आहत कर दिया था। फिर भी गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह पालन किए जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ दिया तथा पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान से जुट गए। उन्होंने अपना अभियान यरवदा यानी जो गुजरात में यरवदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात यानी पूना समझौता जब हो रहा तो यरवदा जेल गुजरात में वो थे और वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जो सांप्रदायिक यानी कम्युनल अवार्ड जो अंग्रेजों ने लाया था। तो इसी के बाद पूना समझौता होता है। तत्पश्चात अगस्त 1933 ईस्वी में जेल से रिहा होने के उपरांत उनकी आंदोलन और तेजी आ गई। तो इसमें देखें अपने कारावास की अवधि में उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी अपने कारावास की अवधि में उन्होंने सितंबर 1932 में, चूंकि 33 में रिहा होते हैं तो सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, यानी अंग्रेजी में अक्सर पूछ देता है तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग का अंग्रेजी ध्यान देना है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसका अक्सर एग्जाम पूछता है कि किससे संबंधित? तो महात्मा गांधी से संबंधित का गठन महात्मा गांधी जी ने किया, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। यानी यही देखें तो है बाद में हरिजन सेवक संघ हो गया। और डिस्प्लेस्ड क्लासेज लीग यानी सबसे पहले अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग हुआ, इसके बाद डिस्प्लेस्ड क्लासेज लीग हुआ और इसी का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। जेल से रिहाई के उपरांत वे सत्याग्रह आश्रम वर्धा यानी गुजरात आ गए। साबरमती आश्रम गांधी जी ने 1930 में छोड़ दिया और प्रतिज्ञा की कि स्वराज मिलने के पश्चात वे साबरमती आश्रम अहमदाबाद में वापस लौटेंगे। 7 नवंबर 1933 ईस्वी को वर्धा में उन्होंने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की, यानी हरिजन यात्रा देख सकते हैं। हरिजन यात्रा जो है 7 नवंबर 1933 को वर्धा यानी गुजरात से की। नवंबर 1933 से जुलाई
जुलाई 1934 तक गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की, लगभग 20,000 किलोमीटर तक का सफर तय किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हरिजन सेवक संघ के लिए जगह जगह कोष एकत्रित किए जाने का कार्य भी किया। यानी यहाँ देख सकते हैं कि यात्रा के दौरान हरिजन सेवक संघ कोष एकत्र किए जाने का कार्य भी किया। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हर रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करना। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि गांव का भ्रमण कर हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान कार्य करें। दलितों को हरिजन नाम स्वतंत्र गांधी जी ने दिया था। यानी यहाँ देख सकते हैं, हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था कि जो देखें तो हमने देखा दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी ने दिया था। हरिजन उत्थान के इस अभियान में गांधी जी 8 मई व 16 अगस्त 1933 को 2 बार लंबे अनशन पर बैठे। इस दौरान गांधी जी 2 लंबे अनशन पर कब बैठे थे? 8 मई 1933 को और 16 अगस्त 1933 को 2 बार लंबे अनशन बैठे। उनके अनशन का उद्देश्य अपने समर्थकों को अपने प्रयासों, गंभीरता और अहमियत से अवगत कराना था। अनशन की रणनीति से राष्ट्रवादी खेमे को बहुत प्रभावित किया। बहुत से लोग भावुक हो गए। हरिजन आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हर कदम पर सामाजिक प्रतिक्रियावादियों तथा कट्टरवादियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए था। उन पर हिंदुत्व पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन तक कांग्रेस का विरोध करने के निमित्त सरकार ने इन प्रतिक्रियावादी तत्वों को भरपूर साथ दिया। अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक को गिराकर सरकार ने उन्हें अनुग्रहित करने का प्रयत्न किया। बंगाल में कट्टरपंथी हिंदू विचारकों ने पुनः समझौते द्वारा हरिजनों को हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की अवधारणा को पूर्णतः खारिज कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, इसको यहीं तक समेटते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं तो 1934 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव को इसमें देख लेते हैं। तो इसमें कांग्रेस ने भारतीय हेतु आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1934 केंद्रीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी? तो कांग्रेस बनी थी। 75 में से 45 सीटें जीती थी, यानी 50% से ज़्यादा सीटें जीती थी कांग्रेस ने 1934 से केंद्रीय विधानसभा चुनाव में, जो कि भारतीय हेतु आरक्षित थे। आगे इसमें देखते हैं तो ये प्रांतीय चुनाव 1937 को देख लेते हैं। हमने केंद्रीय विधानसभा चुनाव को देख लिया, इसके बाद प्रांतीय चुनाव 1937 का देखते हैं। इसके 3 साल बाद प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव कराए गए। तो भारत शासन अधिनियम को यहाँ पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस चुनाव पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यह देख सकते हैं, यानी इसमें देखें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है बिना किसी आम निर्णय पर। तो यही तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ये घटना जो भारत शासन अधिनियम 1935 आती है। यानी इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 से शुरू होता है और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हो जाता है। देखें 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद, यानी समाप्त कर दिया जाता है। समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड यह है आपका लॉर्ड लिनलिथगो, यानी लॉर्ड लिनलिथगो यह है। तो विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। इसने 12 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा किया गया? सैमुअल होर द्वारा। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने उसे अपनी सम्मति दे दी। तो यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उनके बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल होती हैं, एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल होती हैं। तो गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ये लाया जाता है। तो 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो था। इस अधिनियम में ध्यान देना, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं, जिसमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया। यानी इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, जिसमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया। यानी कहने का से कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ। इसके बाद जो है संविधान बनाने की जो प्रक्रिया चली थी वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन चला था। तो उसमें जो है उस अनुच्छेद में, यानी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, या यूँ कहें कि संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग थे। यानी संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में संविधान में 22 भाग तो हैं, लेकिन अनुच्छेद 395 हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया गया, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसमें मुख्य प्रावधान ये देखे जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने 1935 के अधिनियम को देखने का प्रयास किया कि 1935 का अधिनियम क्यों आया और ये किन परिस्थितियों में आया और ये इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इस पर थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। इसमें देखें, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत अनिवार्यतः रियासत स्वैच्छिक शामिल होती, लेकिन रियासतों के इसमें शामिल होने से इस संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत और केंद्र में इस प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया। जो प्रांतों में जो द्वैत शासन 1919 का जो एक्ट था, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया इस 1935 के एक्ट द्वारा। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों में बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई जो 1937 में स्थापित हुई। हालांकि न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। 1858 द्वारा स्थापित भारत शासन एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा मताधिकार का विस्तार लगभग 10% आबादी तक कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को शामिल किया गया। 6 राज्यों में, ध्यान देना है, 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था, जिसमें 6 राज्य कौन है? बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी आपका उत्तर प्रदेश और असम। देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक एक्ट 1934 द्वारा किया गया। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना, यानी ध्यान देना है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है और यानी जो आईएएस, आईएफएस जो केंद्रीय परीक्षाएं कराती है, केंद्रीय स्तर परीक्षाएं कराती हैं, वो देखें अभी कल ही जो है अपना 2026 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। और 25 मई 2025 को जो है इसकी पीटी एग्जाम है, यूपीएससी पीटी एग्जाम। और प्रांतीय सेवा यानी एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षाधिकारी परीक्षाएं इत्यादि यहाँ पर पीटी एग्जाम कराए जाते हैं। तो प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा हुई। बर्मा भारतशाला हुआ 1936 में, उड़ीसा का निर्माण हुआ। ये सारी गतिविधियां 1935 के एक्ट में शामिल हैं। तो हमने देख लिया कि प्रांतीय जो चुनाव 1937 के कराए जाते हैं, यानी 3 साल बाद जो, यानी 1934 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव, जिसमें भारतीय हेतु आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें जीत करके जो कांग्रेस है वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो इसी के 3 साल बाद प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं। तो इसमें यह चुनाव जो कराया जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में कराए जाते हैं। जबकि यह देखें 1934 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव है, यह एक्ट जो है 1935 के एक्ट के प्रावधान के तहत यह नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले यह घटना होती है। तो हमने विस्तार समझ लिया कि 1935 का एक्ट के क्या प्रावधान थे। तो इसके बाद प्रांतीय चुनाव 1937 में देखें तो कांग्रेस ने 8 राज्यों में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार चलाने हेतु संसदीय उपसमितियां बनाई थी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या यूं कहें तो 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई थी। यहाँ प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई थी, यानी केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई थी। इस परिषद को संसदीय उपसमिति नाम दिया गया था, यानी संसदीय उपसमिति इसी को नाम दिया गया था, केंद्रीय नियंत्रण परिषद को दिया गया था। इनके सदस्य जो थे सरदार पटेल जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी 3 लोग को हमने देख लिया, ये इसके सदस्य थे। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री, यानी प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी जी थे, बिहार में प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा जी थे, उड़ीसा में प्रधानमंत्री BN दास जी थे, मध्य प्रांत में जो प्रधानमंत्री थे NB खरे जी थे। NB खरे के इस्तीफा देने के कारण रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रांत का प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त प्रांत, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त प्रांत जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, तो संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी और बंबई में, यानी बंबई के प्रधानमंत्री GB खरे थे। असम के प्रधानमंत्री सादुल्लाह के इस्तीफा देने के कारण गोपीनाथ बारदोलई यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रधानमंत्री डॉक्टर खां साहब थे, जबकि सिंध के प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श थे। अल्लाह बख्श के इस्तीफा देने के बाद यहाँ बंदे अलीखा खां प्रधानमंत्री हुए थे। बंगाल के प्रधानमंत्री फजल हक, जबकि पंजाब के सर सिकंदर खां प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कांग्रेस सरकारों ने अपने 28 माह, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 8 राज्यों में सरकार बनाई गई थी, इनका कार्यकाल कितना था? 28 माह का था। यानी देखें तो 2 साल से ज़्यादा था, क्योंकि 1 साल 12, 2 साल 24 प्लस 4 महीना, यानी 2 साल 4 महीना, यानी 2.5 वर्ष कुछ कम था, 2 महीने कम था। तो कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उसके हित में राज्य सत्ता का उपयोग भी कर सकती है। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। चलिए इस नोट्स को पुनः देखते हैं। इसमें देखें तो यह है, यानी प्रांतीय चुनाव के अंतर्गत हमने देखा तो यह आपका है बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी थी। इन बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनाई गई थी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है कि कांग्रेस
कांग्रेस ने शुरू में 6 प्रांतों जिसमें बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांतीय मंत्रिमंडल का गठन किया। शासन 28 माह तक रहा, यानी शुरू में जो है 6 प्रांतों में जो किया और इसके बाद 2 प्रांत जिसमें असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में गठन करके कुल देखें तो 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाए थे। इसके थोड़ा सा और विस्तार इसमें कर लेते हैं। तो यह ध्यान दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। फलस्वरूप यानी इसके फलस्वरूप यानी 1935 भारत शासन अधिनियम के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। पंजाब में अफसर हुसैन ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? पंजाब में अफसर हुसैन ने की। बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी, यानी हमने देख लिया था बंगाल में जो है यह कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने किया था? फजलुल हक ने किया था। बंगाल और मध्य प्रांत में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी की स्थापना की था, ये किए थे। यानी बंगाल और मध्य प्रांत में अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना किए थे। और इसमें देखें तो यह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग था, कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त सरकार बनाई गई थी। यानी यहाँ पर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी थी और पंजाब में भी मुस्लिम लीग था। यहाँ पर ध्यान देना है कि यूनिस्ट पार्टी थी और मुस्लिम लीग की सरकार पंजाब बनाई गई थी और बंगाल में भी संयुक्त सरकार थे। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी की सरकार बनी थी। यानी इसको थोड़ा विस्तार करें देखें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। यानी इसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। और चुनाव कब कराए गए थे? फरवरी 1937 में कराए गए थे। उसे कुल 1585, ध्यान देना है कि इसमें कितनी सीटें कुल थी? 1585 असेंबली सीटों में से 711 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। 11 में से 5 प्रांतों जिसमें ये देख सकते हैं 5 प्रांत में आपका जो है मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है और संयुक्त प्रांत है। इन सबों में जो कांग्रेस को है पूर्ण बहुमत मिला और बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत यानी 175 में से 86 सीटें मिली थी। बम्बई में पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला था, लगभग पूर्ण बहुमत यानी 175 में से 86 सीटें मिली थी। इसमें संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बम्बई और मद्रास में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने पदभार संभाला। यहाँ की विधानसभाओं ने उसे पूर्ण बहुमत मिला था। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना जो है मंत्रिमंडल बनाया था। इसमें ध्यान दें कि मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के बहुल मामूली प्रदर्शन यानी 482 आरक्षित सीटों में से 58 पर लड़ी थी और 26 पर विजयी रही। इसके बावजूद इस बात से संतोष मिल जाता है कि मुस्लिम लीग भी मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का अपना दावा सिद्ध करने में असफल रही थी। इसमें ध्यान दें तो मुस्लिम लीग पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लीग एक भी सीट नहीं पा सकी थी और पंजाब के 84 आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में से केवल 2 और सिंध में 33 में से केवल 3 स्थानों पर ही जीत मिली थी मुस्लिम लीग को। अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी, सिवाय बम्बई के, जहां अंबेडकर की इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 सीटें जीती थी। अब इसमें देख लेते हैं विभिन्न प्रांतों की सरकारों के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं वीडियो के महत्वपूर्ण लेक्चरों में। तो यहाँ पर विभिन्न प्रांतों की सरकार को हम देखें तो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा साम्यवादी दलों ने चुनावों में भागीदारी का विरोध किया था। ध्यान देना है, एग्जाम पूछा जा सकता है कि 1937 के चुनाव में किन्होंने विरोध किया था? तो नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस तथा साम्यवादी दलों ने चुनाव में भागीदारी का विरोध किया था। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बोस, यानी 1938 में कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। यानी 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए यानी राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। यानी यह घटना देखें तो 1937 के प्रांतीय चुनाव के बात की है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। यानी कांग्रेस सरकारों अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल, यानी इनका कार्यकाल कितना रहा? 28 माह का रहा। तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 में शुरुआत हो गई थी। यानी इसको और विस्तार कर लें तो इसमें देखें जो यह है यानी विभिन्न प्रांतों की सरकारों के अंतर्गत इसको विस्तार करें तो देखें 1939 इसमें द्वितीय विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है? 1939 में। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तत्कालीन वायसराय यानी भारत का वायसराय कौन था उस दौरान? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड
लिन लिथगो ने भारतीय विधान मंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की, यानी कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की था। यह भी मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। वायसराय ने औपनिवेशिक स्वराज का रटा रटा डायलॉग बोल दिया। 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 29-30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उसका साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया था, यानी मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? इसको हम देख सकते हैं कि यह कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया था, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था, और इसमें उनका साथ डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी दिया था। अब देख लेते हैं कांग्रेस का हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन को देख लेते हैं। हालांकि वार्षिक अधिवेशन को हमने विस्तार से महत्वपूर्ण लेक्चरों में समझ लिया है। तो कांग्रेस का हरिपुरा देखें, यह गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ? गुजरात में है। और यह कांग्रेस का 51वां यानी 51वां अधिवेशन था। यह अधिवेशन जो है 19 से 21 फरवरी 1938 किया गया। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रमुख बात यह थी कि यह अधिवेशन भी एक गाँव में हुआ था, यानी अधिवेशन एक गाँव में हुआ था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, यानी इस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसी अधिवेशन में भारत के स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। यानी हम देख सकते हैं कि यह जो है राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था और उसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस अधिवेशन में भारत के स्वतंत्रता रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। तो हमने देखा था कि जो इससे पूर्व वाला जो था, यानी फैजपुर जो 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन था, जो बंगाल के फैजपुर में हुआ था 50वां, इसके तहत जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था, हरिपुरा। यह जो आपका हमने देखा हरिपुरा जो है यह गुजरात में, यह भी गांव है। और पहली बार गांव में जो इससे पूर्व वाला जो था 1937 या 1938 में था हरिपुरा का, और 1937 में जो होता है फैजपुर होता है, वो भी गाँव में होता है। इसके जैसा जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और त्रिपुरी अधिवेशन देखें, त्रिपुरी जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी है। हरिपुरा हमने गुजरात में देखा। यह 52वां अधिवेशन था। 10 मार्च 1939 को स्वीकृत किया गया था। 10 मार्च 1939 ईस्वी में किया। इसके अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रमुख बातें देखें, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया, परंतु अपनी कार्यकारिणी गठन के प्रश्न में गांधी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण बातों को इसमें देख लेते हैं इस नोट्स के माध्यम से। तो यह रहा कि त्रिपुरी संकट जो मध्य प्रदेश जबलपुर में, उसको हमने समझ लिया था। तो इसमें बोस बनाम सीतारामैया अध्यक्ष पद हेतु विवाद हो गया था। यह जो गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार थे। तो इसमें हमने देखा था कि 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया था सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया जी को। चुनाव में बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी जीतते हैं त्रिपुरी चुनाव में। इसके बाद देखें तो यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था इसी के बाद। और जब त्यागपत्र दे दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी यह सीतारामैया से अधिक मेरी हार है, इस हार पर यानी सीतारामैया के हार पर इन्होंने कहा था। हरिपुरा देखें, हरिपुरा को हमने देख लिया था, गुजरात में है हरिपुरा, और 51वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये 1938 में था। और जबकि यह त्रिपुरी संकट 1939 का है, यानी 1939 10 मार्च 1939 को यह किया जाता है। तो इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया था फरवरी 1938 में विट्ठल नगर में, जो गुजरात में है हरिपुरा। बोस के बदले राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। यानी यहाँ पर यह त्रिपुरी संकट में जो है राजेंद्र प्रसाद जी इसमें आए थे। बोस जब इस्तीफा दे दिए थे तो राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा इधर है। तो हमने हरिपुरा को यहाँ देख रहे हैं। बोस के राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास हेतु योजना निर्माण करना था। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे। और जो उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। और ध्यान देना है कि इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है गांधी जी ने विरोध किया था। और उद्देश्य इसका क्या था? औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास हेतु योजना तैयार करना था इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का, जिसके अध्यक्ष हमने देख लिया था, अध्यक्ष नेहरू जी
को बनाया गया था। और त्रिपुरी संकट में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस यानी जो देखें तो सीतारमैया या गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। तो हराने के बाद गांधी जी जो सुभाष चंद्र बोस जो है वह देखें तो कार्यकारिणी गठन के प्रश्न में गांधी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष मनोनीत होते हैं और त्यागपत्र देने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन या स्थापना करते हैं। इसमें एक चीज़ छूट रहा था कि मौलाना आजाद द्वारा नाम वापस लेने पर गांधी ने सीतारमैया का नाम प्रत्याशी के रूप में चुना था। यानी द्वितीय देखें त्रिपुरी संकट के अंतर्गत देखें तो इसमें जो अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये पुनः उठे त्रिपुरी के लिए भी, यानी 1938 में अध्यक्ष पद थे। तो मौलाना आजाद इनके विरुद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन इन्होंने नाम वापस ले लिया। तो गांधी जी ने सीतारमैया को अपना उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। 1370 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने।